नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार के सहरसा में हम लोग बने हुए हैं और लगातार यहां विधानसभा चुनाव से रिलेटेड खबरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान विशेषज्ञों से भी हमारी बात हो रही है, पॉलिटिशियंस से भी हम लोग बात कर रहे हैं। गांव ग्रामीण और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हर चौक चौराहे पर मोबाइल न्यूज की टीम हर व्यक्ति से पूछ रही है कि क्या आपके क्षेत्र के लिए इस बार जो उम्मीदवार सामने निकल कर आए हैं, चाहे वो आलोक रंजन हो बीजेपी से या फिर बात हो महागठबंधन से पान समाज से आने वाले आईपी गुप्ता जी की, तो किस तरह की रूपरेखा है। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। जनसुराज से किशोर कुमार मुन्ना ने चुनावी ताल ठोकी है और कुल मिलाकर एक तरह से विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सहरसा में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार होने जा रहा है। इस विशेष मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े सुदीप प्रताप सिंह, जो पूर्व में सहरसा जिला के सह कार्यवाह भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सुदीप बाबू आपका। सबसे पहले तो आपने अपना कीमती समय दिया है। इस बार जो विधानसभा चुनाव हम लोग सहरसा की देख रहे हैं, क्या रूप लेने जा रहा है, किस तरह की तैयारी है और क्या लगता है, क्योंकि जनता के बीच कई तरह के मुद्दे हैं। लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बदलना भी चाहिए, बदलना भी बहुत जरूरी होता है। आपकी राय क्या है और आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो आपका संगठन है आरएसएस है, हर गांव, हर कस्बे, हर टोले और हर वार्ड में सक्रिय है। किस तरह की थीम और किस तरह की त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट है, क्योंकि जनसुराज भी है और जनसुराज का जो कैंडिडेट है उनका अपना एक वोट बैंक है, निर्दलीय में है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बहुत बड़ा है और 5 समाज से आईपी गुप्ता भी खड़ा हुए हैं और महागठबंधन का भी वोट है। अभी ये देखना है कि महागठबंधन का जो वोट है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कितना वोट जाता है, क्योंकि वो समाज, जिस समाज से आईपी गुप्ता भी खड़ा हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट हुआ करता था, देते भी थे। वो देखना पड़ेगा क्या हालत है। और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहता है, लोगों के बारे में होता है। और जहाँ तक देखिए डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट गवर्नमेंट लेवल पे हुआ है, लेकिन जो स्तर चाहिए डेवलपमेंट का, उसमें वो स्तर सहरसा में नहीं हुआ, क्योंकि सहरसा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। तो जिस स्तर से होना चाहिए था उस स्तर से नहीं हुआ। अब जैसे मेडिकल है, हॉस्पिटल है, अभी भी सहरसा या कोसी के व्यक्तियों को आपको पटना जाना पड़ता है। आप जो सड़क की हालत देखें, सड़क है लेकिन सड़क में क्या क्वालिटी है। फ्लाईओवर एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो शुरू हो गया, लेकिन फ्लाईओवर में कोई एक फ्लाईओवर से आप काम नहीं चलेगा। आबादी बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई मिलाकर कह सकते हैं कि पहले लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी, आज हर घर में 2-3 मोटरसाइकिल हैं, किसी किसी के पास कार भी है। एक गांव की अगर आप बात करें तो जो आंकड़े निकल कर आते हैं, कम से कम एक गांव में 10 लोगों के पास अपनी निजी वाहन है। तो सबसे बड़ी बात क्या आता है, कोई भी कैंडिडेट का संवाद अपने जनता से, आप जहाँ से जीतते हैं, जहाँ से आते हैं या जहाँ से चुनाव होते हैं, वहाँ पे संवाद होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस संवाद होता है तो आपके चीज़ों को जनता समझती है। अगर सिर्फ चुनाव के समय में आप संवाद करने आएंगे तो जनता में कहीं ना कहीं रोष होता है। तो ये सब प्रकरण है। अभी जैसे कि सहरसा में हम लोग ने अभियान चलाया था कि भाई आप सामूहिक रूप से वोट करें। आप अपने समाज में बैठे, अपने समाज में चर्चा करें और अपने मुद्दे को चिन्हित करें, और जो भी प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, वो अगर आते हैं तो उनको वो चीज़ बताएं। आपके चेहरा आप याद रखें। आपके कुछ 2 दर्जन से ज़्यादा वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो चुका है। हम लोगों ने कई गाँव में संपर्क किया है, कई गाँवों के लोगों को ये मैसेज दिया है कि आप बैठ के कीजिए और जो भी बाहर रहते हैं उनको बुलाइए, उनको बुला के यहाँ पे वोट करने के लिए कहिए और चुपके से वोट नहीं कीजिए, क्योंकि चुपके से वोट करने पे क्या होता है, तो जनप्रतिनिधि जो है उस चुपके का हो जाता है, उसको मैसेज नहीं जाता है। वो मैसेज बहुत जरूरी है। और आप देखिए कहीं ना कहीं एक आ गया है कि आपके जन्मदिन पे हम चले गए फोटो खिंचा लिए, किसी के शादी ब्याह में हम चले गए फोटो खिंचा लिए। वो तो डेवलपमेंट का काम नहीं है। डेवलपमेंट का काम सामूहिक होता है, इसलिए वोटिंग भी सामूहिक होना चाहिए और पता चलना चाहिए जनप्रतिनिधि को कि आपको जनता को क्या चाहिए और उसी हिसाब में काम करना चाहिए।
मतलब एक तरह की मुहिम आप लोग कह रहे हैं, आप लोगों ने बनाई है और एक तरह से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आरएसएस काम तो करती है और इंटरनल आप देखिए तो बड़ा सपोर्टर और कुल मिलाकर बीजेपी के लिए कई स्टेट में आप लोगों ने काम किया है, केंद्र में सरकार बनाने में भी आप लोगों ने मदद की है। अगर हम सहरसा की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई आरएसएस किस तरह से सक्रिय है या आरएसएस क्या कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सहरसा में जो माहौल है फिलहाल से आप भी जान रहे हैं, आप लोगों ने भी सर्वे कराया है, हम लोग तो सर्वे कर ही चुके हैं। इस माहौल के बीच जनता जो है आपकी, उन्हें क्या समझाने की आवश्यकता है? तो आपने कहा कि सामूहिक रूप से विचार विमर्श हुए, गाँव एक टोला आपस में बैठे और डिस्कशन ले किसको वोट देना चाहिए। देखिए आरएसएस जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस का कोई पॉलिटिकल कॉन्वोकेशंस नहीं है, उसका पॉलिटिकल इंटेंशंस नहीं है। वो जनता को प्रेरित करता है कि आप जो राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए काम करें, उस हेतु काम करें। मतलब बेहतर राष्ट्र का निर्माण करें। हाँ, वो कोई भी हो सकता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम स्वयंसेवक, हम व्यक्ति का निर्माण करते हैं, जो स्वयंसेवक बनता है कार्यकर्ता बनता है। स्वयंसेवक हर एक काम करता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, वहाँ हर एक जगह देखेंगे स्वयंसेवक है, जो संघ की प्रेरणा से, जो भी उनका विचारधारा है, उसकी प्रेरणा से जन कल्याण का काम करते हैं। चुनाव भी एक बहुत बड़ा पर्व है। इसमें भी जनता को, वोटर को ये सचेत करना कि आपका जनप्रतिनिधि किस हेतु है, क्यों है। जैसे मैंने बोला कि व्यक्तिगत संबंध मेरा हो सकता है किसी से अच्छा हो, लेकिन क्या वो व्यक्ति, वो जनप्रतिनिधि जनता का काम करता है? अगर नहीं करता है तो फिर वो उस लायक नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि सामूहिक रूप से चर्चा करके ही वोटिंग करना चाहिए और जनप्रतिनिधि को आप याद करवाइए कि भाई हम कौन है, हमारा समस्या क्या है। ये जब आप याद करवाएंगे तो वो 5 साल में एक बार नहीं है, वो 5 साल आते रहेगा। वरना आप देखेंगे, आप क्षेत्र में घूमते हैं, 4 साल 11 महीना 25 दिन कह सकते हैं कि लोग जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री को गाली देते हैं। 26वां दिन उनके कोई चला चपाटा फोन कर देते हैं और वो व्यक्ति उसी के हो जाते हैं। जितना समस्या वो 4 साल में गिरवा रहे थे, ये सब भूल जाता है। इसीलिए सामूहिकता रहेगा तो फिर उसको वो करने में दिक्कत होगा, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, पूरे समूह को प्रभावित नहीं कर सकते। क्यों? कि वहाँ के समूह का कार्य करना है। इस हेतु तो आरएसएस का यही रहता है। और मैं आरएसएस से कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं जो समझता हूँ, जो मुझे सिखाया गया, मैं वो बात आपको। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और एक सवाल और बनता है, अगर हम बात करें यहाँ आलोक रंजन की या बात करें हम आईटी गुप्ता की, आपके हिसाब से सब तमाम चीज़ों से हट के, आरएसएस से भी हट जाते हैं थोड़ा, व्यक्तिगत रूप से आपकी राय क्या है? किशोर कुमार मुन्ना की हम बात करें, कौन बेहतरीन नेता इस क्षेत्र का, इस विधानसभा का और इसके विकास के लिए चेहरा हो सकता है? फंसाने वाला प्रश्न है। और माँ का दूध हम निकाल नहीं सकते, सोसन का पानी नहीं निकाल सकते, लेकिन ये है त्रिकोणीय मुकाबला है। और हर एक व्यक्ति के बारे में ये बताया जाता है कि वो आप जनता में घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई हैं जो 24/7 है नेता, वो हर समय उसी अवेलेबल है, उसी मोड में है। कोई हैं जो अभी तुरंत आए हैं, कोई हैं जो कभी कभी नजर आते हैं और संवाद की कमी होती है। तो इस तरह का है। अब ये जनता को डिसाइड करना है उनको किस तरह का नेता चाहिए। और मैं कहता हूँ कि उससे भी बड़ी बात है कि किसके पास मिशन है कि मैं 5 साल काम करूँगा और 5 साल मैं सिर्फ काम ही करूँगा और मेरा ये काम करने का है। और जब लोगों से मिले, लोगों का दुख सुख समझे। मैं व्यक्तिगत बात की नहीं बात, मैं सामूहिकता की बात कर रहा हूँ कि अभी आप देखे थे कोई व्यक्ति आते हैं तो लोग बताते हैं कि हमारे गाँव में ये कमी है, हमारे शहर में ये कमी है। आप शहर की हालत देखिए, आप क्या निकल सकते हैं? छोटी बाइक से भी निकलना कितना तकलीफ होता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, बहुत सारे समस्या, बहुत समस्याओं का अंबार है। लोग सड़क पे ही बेचते हैं, उसके लिए कोई बाजार ऐसा सुनिश्चित स्थान कर दिया जाता है जहाँ पे वो ठेला कुर्चा लगाते हैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति उनका दैनिक जीवन चलता है। तो ये सब पर कहीं ना कहीं सोच नहीं है। वो जब सोच आएगा, वो जब सोच करने का होगा तो ये सब होगा। तो और सहरसा आप जान रहे हैं कि बहुत पिछड़ा, पलायन का बहुत बड़ा दंश है। अभी आप देखेंगे ट्रेन वजह से सहरसा के स्टेशन आप जाके देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेन में आग भी लग गया। तो ये सब बहुत तकलीफें हैं और कहीं ना कहीं आपको इसको ना एक मिशन मोड में लेके करना पड़ेगा, तब जाके सहरसा उस स्तर पे पहुंचेगा जिस स्तर पे शायद हम चाहते हैं। एक चर्चा सहरसा में आजकल हो रही है,
लगता है थोड़ा संक्षिप्त में ही अगर आप उसको समझाना चाहें। कुछ लोग कहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी जो है वो उनसे मिलने के लिए जैसे मैं आईटी गुप्ता की वो कैसे डेवलप कर पाएंगे, वो रहने वाले कहीं और के हैं जो साल से लोग रहे हैं हेलीकॉप्टर से समझ में आपको लगता है कि बाहरी व्यक्ति किसी दूसरे जगह का या जहाँ से चुनाव हो रहा है वहाँ विकास नहीं कर सकता है, उसके पास विजन की कमी हो सकती है या सिर्फ उसको एक कुल मिलाकर पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर यहाँ साथ मुझे अभिषेक जी ये बताइए कौन बोलता है? ये राजनीतिक लोग बोलते हैं। तो राजनीतिक लोग तो कुछ बोले नहीं, बाहरी क्या होता है? सब भारत के वासी हैं, मैं समझा स्वयंसेवक हूँ, हमारे लिए सब एक है। हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो इसमें बाहरी कौन है? और जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है ना? जो लोग व्यक्ति ऐसा बोलते हैं उनके कई नेता कहीं से चुनाव लड़ते हैं और बहुत डेवलपमेंट भी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एजुकेशन होना चाहिए और आपके पास ये सोच होना चाहिए कि मुझे इस क्षेत्र का विकास करना, उसके लिए विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। देखिए विजन तो है, लोग बोल देंगे कि ये होना चाहिए, तो मिशन नहीं है, माइलस्टोन कैसे करेंगे आप? माइलस्टोन नहीं है कि मुझे 1 साल में क्या करना है, अगले 2 साल में क्या करना है, अगले 20 साल में क्या करना है। ये माइलस्टोन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर दर्शकों को समझाने की यही आवश्यकता है क्योंकि आप लोग ही मतदान में भागीदार लेंगे। 6 नवंबर को पहले चरण के तहत यहाँ पर वोटिंग होनी है। स्टेप बाय स्टेप आपके जो उम्मीदवार है वो क्या समझा रहे हैं, 1 साल को लेकर उनका क्या विजन है, क्या वो यहाँ की जो सड़क की व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर सकते हैं, क्या वो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, उसके लिए उनके पास क्या रोड मैप है, क्या यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सकती है। और जैसा कि सुदीप भैया ने कहा, सिर्फ मार्केट ये नहीं कि सहरसा चूंकि शहरी क्षेत्र है और वहीं पे मार्केट हो गया, आपके चौक चौराहे कस्बे में जो मार्केट्स है वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, आपके लिए रोजगार कैसे उत्पन्न हो सकता है, आप पलायन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है सुदीप जी कि ये विजन नेता को भी समझाने की आवश्यकता है और जनता को भी बहुत सोच समझ कर मतदान करने की आवश्यकता है क्योंकि होता क्या है कि लोग आ जाते हैं जातिवाद में, लोग आ जाते हैं क्षेत्रवाद में, लोग आ जाते हैं कहीं ना कहीं अपनत्व में। जो आपने कहा कि 4 साल में हो सकता है 460 दिन जो है उम्मीदवार से नाराज है, एक दिन उम्मीदवार आ गया आपके घर पे बैठा, चाय पिया, प्रणाम किया और वोट आपका जो है तब्दील हो जाता है। इन सब चीज़ों को सोच समझ के मतदान करने की आवश्यकता है क्योंकि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसी प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए मैसेज तो हम लोग करीब 5 दिन से दे रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि आप सामूहिक रूप से बैठिए, अकेले निर्णय मत लीजिए। मेरा निर्णय हो सकता है कि डिस्कशन होगा तो निष्कर्ष निकल मैं एक्स को वोट दूंगा, हाँ, लेकिन मेरा निर्णय 100% नहीं है। आप सामूहिक रूप से निर्णय लीजिए और सामूहिक रूप से जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं उनको बताइए ये कार्ड है और ये क्षेत्र है और ये लोग हैं और आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि 5 साल के बाद वो आ रहा है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो फिर 5 साल के बाद एक बार आएंगे और आपको उसी तरह बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे। तो ये नहीं चाहिए। काम करवाना है तो कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि सड़क की जो समस्या है या किसी भी चीज़ की समस्या है, रोजगार की समस्या, सबकी समस्या है। ऐसा नहीं है कि जिनको कोई फलाना क्लास बोलते हैं उनके पास बहुत कुछ है, कुछ नहीं रहा उनके पास। जिनको जो और क्लास बोलते हैं उनके पास कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो ये करना पड़ेगा। हम बिहारी हैं, हम सहरसा के वासी हैं और मैं सिर्फ सहरसा से बाहर का सोचता भी नहीं हूँ। सहरसा को ये सब समस्या है, ये सहरसा का समस्या निदान है। बिल्कुल, तो सहरसा के नागरिक होने के नाते, यहाँ के स्वयंसेवक होने के नाते और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि यहाँ के वर्तमान समय में होने वाले राजनेता होने के नाते सुदीप प्रताप सिंह जी से हमने बातचीत की, स्पष्ट रूप से इन्होंने संकेत दिया और उस संकेत को आप भली भांति समझ सकते हैं कि मेजोरिटी में रहे। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि अगर हम एकत्र रहेंगे तो बहुत बढ़िया होगा और अगर बिखरोगे बटोगे तो कटोगे, ये चीज़ आपने सुनी होगी। तो कहीं ना कहीं बटना नहीं है, आपके लिए जो आप प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं वो भी मेजोरिटी में एक साथ विपक्ष के भी नेता होते हैं, वहाँ पर सत्ता पक्ष के भी नेता होते हैं और तभी जाकर निष्कर्ष निकलता है। सामूहिक डिस्कशन के बाद ही आपके क्षेत्र के लिए जो विकास की फंड है, बिहार के विकास के लिए जो फंड जारी होता है, ये तमाम चीज़ें मेजोरिटी में ही होकर की जाती है। तो सुदीप जी ने एक अच्छा मिशन शुरू किया है
कि आप वोटर, चूंकि आप भी विधायक को चुनने वाले हैं, तो आप भी मेजोरिटी में होकर मतदान करें, क्योंकि मेजोरिटी में होने के बाद हो सकता है कि आपका मन बदले कि हमें इस उम्मीदवार को नहीं, इस उम्मीदवार को चुनना चाहिए, मेरे गांव के अधिक लोग इसे वोट दे रहे हैं, इसकी बजाय इसको वोट दे दे, तो यहाँ की जो समस्या है वो पूर्ण रूप से दूर हो पाएगी और इसका निष्कर्ष निकल कर आपके एक फैसले से सामने आ सकता है। उम्मीद हमारी है, अपील वही है कि आप मतदान जरूर करें, मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।